उर्मिलेश जी, अ, जैसा अभी आपने भी एक तरीके से विचारधारा की तरफ इशारा किया, नकवी जी ने भी विचारधारा की तरफ इशारा किया कि वो एक ऐसी विचारधारा है जो अतीत जीवी जड़ता है, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जिस ओर नकवी जी ने इशारा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी विचारधारा से निकले थे। लेकिन उनकी सरकार को आप एक असफल सरकार नहीं कह सकते या एक असफल प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। 2004 में जब उन्होंने छोड़ा था तो देश की अर्थव्यवस्था 8 पॉइंट के आसपास चल रही थी, जिसको आगे मनमोहन सिंह की सरकार ने बढ़ाया था। क्या कारण है कि 2014 के बाद से देश जो उस विकास की गति को तो नहीं पकड़ पाया, जीएसटी जैसी जैसी चीजों को, जो एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म था, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया ठीक से? तो ये व्यक्ति की पर्सनालिटी का दोष था, विचारधारा का दोष था, या देश इतना बदल चुका था कि उसमें कुछ करना मुनासिब नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ? आशुतोष, देखिए, मैं वाजपेयी सरकार को आरएसएस बीजेपी की एक ऐसी सरकार मानता हूं जिसकी अगुवाई जरूर एक संघ सेवक कर रहे थे, लेकिन संघ और बीजेपी की वो उस तरह से सरकार नहीं थी जिसमें सब कुछ उनकी आइडियोलॉजी या उनकी विचारधारा के फ्रेम में सब कुछ चल रहा था। ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वो एक कमजोर सरकार थी आरएसएस बीजेपी की। उसमें उसके बहुत सारे कंपोनेंट थे, उसमें यहाँ तक कि सोशलिस्ट थे, उसमें कांग्रेसी थे, उसमें तरह तरह के लोग थे। आज जो ममता बनर्जी आपको सबसे ज्यादा चुनौती देती नजर आ रही हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को या उनकी पार्टी को, या कोशिश कर रही हैं चुनौती देने की, वो स्वयं उनके यहाँ थी। तो उसी तरह से नीतीश कुमार से लेकर और दिग्विजय सिंह जो थे हमारे बिहार वाले, जो अब नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग थे उनकी सरकार में। यशवंत सिन्हा जो आरएसएस की पैदाइश नहीं है, जो एक समय ब्यूरोक्रेट थे और कर्पूरी ठाकुर के स्टाफ में भी थे एक जमाने में बिहार में, वैसे लोग भी थे। तो तरह तरह के लोग उसमें थे। अब जहां तक उनकी आर्थिक जो नीतियां थी या जो आर्थिक तरक्की आप बता रहे हैं, दरअसल उसके पीछे की, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं इसके लिए मानता हूं कि पीछे जो बैकग्राउंड थी हमारे मुल्क में उस समय की, उसका जरूर उनको फायदा मिला और एक ग्रोथ आपको दिखाई देती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, मैं उस सरकार को मैंने नजदीक से कवर किया था। आर्थिक पहलू उस सरकार के नहीं, राजनीतिक और रक्षा संबंधी जो पहलू थे वो मैंने काफी नजदीक से कवर किया था। यहां तक कि करगिल वार भी मैंने कवर किया था। तो मैं अगर उस सरकार को टोटलिटी में देखता हूं, संपूर्णता में देखता हूं, तो वो एक विफल सरकार थी। वो एक ऐसी कमजोर सरकार थी जो अगर यूनाइटेड फ्रंट या राष्ट्रीय मोर्चा जैसे फोरम्स या गठबंधनों की अगुवाई में वैसी सरकार होती तो उसकी इतनी बदनामी की गई होती पूरे देश में कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती। लेकिन चूंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा अपने देश में हमेशा से, पहले से ही राइट विंग रहा है, वो सोच के स्तर पर, वो वर्णवाद के हिसाब से वो अपर कास्ट डोमिनेटेड रहा है, विचार के हिसाब से वो संकीर्ण रहा है, जिसको मैं राइट विंग कह रहा हूं अपनी भाषा में। ये मैं आज की बात, केवल वाजपेयी जी के समय की बात नहीं, आप देख लीजिए केरल में जिन दिनों ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार बहुत अच्छा काम करने के लिए डिसमिस की गई थी, बहुत अच्छा काम करने में कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ दो कारणों से वो सरकार डिसमिस की गई थी, एक लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इन्हीं दो कारणों से गई थी सरकार। अगर आप अंदर के सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखें तो भी, आप तथ्यों पर जाएं तो भी, गवर्नर की रिपोर्ट्स पर जाएं तो भी, जो आर्काइव्स में है, तो मेरा यह कहना है कि उस वक्त तो नेहरू एरा था, उस समय तो आजादी का सूर्योदय था, लेकिन उस दौरान भी अपने देश के मीडिया ने ईएमएस नंबूदिरीपाद सरकार के डिसमिसल को वाजिब माना था, बहुत अच्छा कदम माना था नेहरू सरकार का। 1953 के अगस्त महीने में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से सीधे जेल में डाल दिया गया, तब भी भारत के मीडिया ने उसको महान कदम कहा था नेहरू का। तो हमारा कहना है कि अपने देश के मीडिया में एक अपर कास्ट का और साथ में हिंदू अपर कास्ट और साथ में जो एक वैचारिक स्तर पर जो संकीर्ण सोच है वो डोमिनेंट रही है, क्योंकि प्रेस में कैपिटलिस्ट पहले भी ओनरशिप उनकी थी, कोई कलेक्टिव इस तरह का नहीं था या कोई कोऑपरेटिव नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था। तो ये एक कारण था कि इतने सारे गलत कामों के बाद भी डेमोक्रेसी के पक्ष में मीडिया नहीं उतरता था। मैं यही केवल नहीं बता रहा हूं आपको, और भी आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं कि आर्थिक मामलों में भी जो बहुत सारे कदम उठाए गए थे
नेहरू एरा में, नेहरू एरा के बाद भी प्रेस हमेशा सत्ता के साथ बना रहा, हमेशा। आप राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के दरमियान भी आ जाइए, उस वक्त भी आप पाएंगे कि नरसिंह राव की सरकार हो या इसके पहले और भी सरकारें हों, हमेशा सत्ता के पक्ष में प्रेस खड़ा रहा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर उदाहरण मिलेंगे जब आपको आपने देखा। हमें मैं सवाल मोदी जी के संदर्भ में जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है, वहीं आ रहा था। हाँ, नहीं, मैं वहीं आ रहा था कि ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन रही है। तो मैं वाजपेयी सरकार को बहुत सफल सरकार नहीं मानता, क्योंकि वाजपेयी ने जो ब्लंडर्स किए थे, जिसका नतीजा देश को भुगतना पड़ा, और सबसे बुरे किस्म का जो विनिवेशीकरण था, निकृष्टतम कोटि का जो निजीकरण था, उसी सरकार के समय शुरू हो चुका था। ये बात सही है, आप कह सकते हैं कि ये इसको ट्रेस करना चाहिए आपको, और पहले कांग्रेस रिजीम में भी, नरसिंह राव हो या उसके बाद। लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे विनिवेशीकरण हुए थे कि 300 करोड़ में कोई चीज बेची जा रही है, और उसका जो टोटल एसेट है 1200 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है। अब वही आगे से आप देख रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्तियां ऑन पॉन दाम पर बेची जा रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी वही बात लागू होती है, और बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार या अन्य लोगों की सरकार से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये पूरे बहुमत की सरकार है। ये जो चाहते हैं आरएसएस, जो चाहेगा वही ये सरकार करेगी। और आरएसएस क्या चाहेगा? आरएसएस चाहता है, वो खुलेआम डॉक्यूमेंट है उनका। उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बचपन में, बल्कि युवावस्था में। उसका नाम है परम वैभव के पथ पर। ये उनका एक डॉक्यूमेंट्री, यूं कहा जाए कि एक विचारधारात्मक उनका दस्तावेज है। उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत को अतीत में ले जाना है। तो अतीत में ले जाना है कैसा? जिसमें राजा प्रजा जैसा हो, क्या चाहते हैं? तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी से डिरेल करना जरूरी है। इनके सामने फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद जो दुनिया जिस तरह की हुई, और भी बाद की क्रांतियां हुई, जो आधुनिकता आई, जिसकी तरफ इशारा करते हैं दुनिया भर के जो फिलोसफर या राजनेता, उधर नहीं ले जाना है, इनको पीछे जाना है, पीछे जाना है। और यही कारण है कि आप पाएंगे आशुतोष जी कि चाहे वर्ण व्यवस्था की मजबूती का प्रश्न हो, या किसी एक राजा कह रहे हैं, आज के दौर में पूंजीपति ही बड़े राजा हैं, कारपोरेट बड़े राजा हैं। तो राजाओं को सुदृढ़ करना है, जनता को सुदृढ़ नहीं करना है, जनता को मोहताज बनाना है। अतीत में ले जाने का मैं जो मतलब समझता हूं वो आशुतोष यही है। और नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को उसके अतीत में ले जाना चाहती है, जो ऐसा अतीत है जिस पर हम गर्व नहीं कर सकते। क्योंकि हम अगर बेहतर डेमोक्रेटिक कंट्री बनते हैं, आधुनिक सोच वाला, अभी जैसे नकवी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैं उसको एक लाइन में अपनी बात उस पर भी कह दूं कि क्यों आरएसएस के किसी भी नेता को, या कि आज के नेता को तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटीज बहुत बुरी लगती हैं, विश्वविद्यालय इतने बुरे लगते हैं कि उनसे वो चिढ़ते हैं, और वो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय उनके लिए शाखालय बन जाएं। तो शाखालय क्यों बनाना चाहते हैं विश्वविद्यालयों को? क्योंकि आधुनिक विचार से चिढ़ है, उनको किताबों से चिढ़ है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से पाठ्यक्रम जैसा वो चाहते हैं आरएसएस का, उसी हिसाब से किताबें छपें, और उसमें अजीब अजीब तरह की बातें हों। तो ये अवैज्ञानिकता का पूरा जो दर्शन है, वो भारत को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।